नमस्कार दोस्तों। आज हम इस सेशन में समझने वाले हैं लीनियर रिग्रेशन के कंसेप्ट को, जो कि मल्टीवेरिएट एनालिसिस का एक टेक्निक है। तो हम शुरू करते हैं लीनियर रिग्रेशन आज के सेशन को। सबसे पहले हम ये समझें कि व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन है क्या? सो द रिग्रेशन मॉडल इज ए स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर दैट अलाउज ए रिसर्चर टू एस्टिमेट द लीनियर और स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप दैट रिलेट्स टू और मोर वेरिएबल्स। जो रिग्रेशन एनालिसिस या मॉडल है वो एक स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर है जो रिसर्चर को अलाउ करता है कि एक जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनके बीच में एक लीनियर स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप है या नहीं उसको देखने के लिए, ठीक है। और वो लीनियर रिलेशनशिप कितनी स्ट्रांग है, ठीक है, दो या दो से अधिक वेरिएबल में, ये हम पता करते हैं। The linear relation summarizes the amount of change in one variable that is associated with change in another variable और वेरिएबल्स। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, उनका डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या प्रभाव पड़ता है। यदि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में कुछ चेंज किया जाए तो डिपेंडेंट वेरिएबल किस प्रकार से चेंज होता है, ये स्टडी हम लीनियर रिग्रेशन में करते हैं। और ये लीनियर रिलेशनशिप के आधार पर काम करता है, स्ट्रेट लाइन। द मॉडल कैन ऑल्सो बी टेस्टेड फॉर स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। मॉडल को हम स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस के लिए भी टेस्ट कर सकते हैं, मतलब इन्फ्रेंशियल एनालिसिस में भी ये उपयोग होता है, ठीक है। टू टेस्ट वेदर द ऑब्जर्व्ड लीनियर रिलेशनशिप वुड हैव इमर्ज्ड बाय चांस और नॉट, है ना, ये चेक करने के लिए। और देयर आर टू लीनियर रिग्रेशन मॉडल मोस्टली। पहला होता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन, दूसरा होता है मल्टीवेरिएट लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन का मतलब ये होता है देयर इज ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल, वहाँ एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल तो सभी में एक होते हैं, पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें एक ही रहता है। मल्टीवेरिएट लीनियर रिग्रेशन में देयर आर मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं एक से ज़्यादा होते हैं मल्टीवेरिएट में, ठीक है। अब एक वेरिएबल का यदि हम एग्जाम्पल देखना चाहें, जैसे क्रॉप प्रोडक्शन डिपेंड करती है रेन पे, तो क्रॉप प्रोडक्शन हमारा जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है और रेन जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस हुआ। इसी को यदि हम मल्टीवेरिएट लीनियर रिग्रेशन के बारे में सोचें तो उधर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसके अंदर क्रॉप प्रोडक्शन रेन पे तो डिपेंड करता है, ये सॉइल क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, सीड क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है ना, फर्टिलाइजर्स, फिर आपका पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन, सनलाइट, ह्यूमिडिटी, बहुत से फैक्टर्स हैं जो क्रॉप प्रोडक्शन पे इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीवेरिएट लीनियर रिग्रेशन हो गया। अब हम बात करते हैं द टू वेरिएबल सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस के विषय में। The two variable regression model assign one of the variables the status of an independent variable and the other variable the status of dependent variable, जो मैंने आपको बताया। The independent variable may be regarded as causing changes in the dependent variable or the dependent variable may be occur prior in the time to the dependent variable, ठीक है। तो ये चीज़ आती है। मान लीजिए रेन पहले होएगी, क्रॉप प्रोडक्शन उसके बाद होगा, तो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा वो पहले घटित होगा और डिपेंडेंट वेरिएबल उसके बाद घटित होगा, ठीक है। अब ये हम लीनियर रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करते हैं, वो स्ट्रेट लाइन कैसे बनाते हैं, बेस्ट फिट लाइन क्या होनी चाहिए, उसकी क्या खासियत होना चाहिए, वो हम देखें। तो इसके लिए पहले हम ये स्लाइड को देख लेते हैं और इसके बाद हम वाइट बोर्ड पे चल के और इसको पूरा डिटेल में समझेंगे।
इन रिग्रेशन अ बेस्ट फिट लाइन इज अ लाइन दैट फिट्स द गिवन स्केटर प्लॉट इन द बेस्ट वे। जो भी स्केटर प्लॉट है एक्स वाई एक्सिस पे, उसमें बेस्ट वे में वो फिट होना चाहिए, है ना, रिप्रेजेंट करना चाहिए उस स्केटर प्लॉट को। वी फाइंड रेसिडुअल्स एंड द RSS फॉर एनी गिवन लाइन पासिंग थ्रू द स्केटर प्लॉट। जो भी हमने स्केटर प्लॉट बनाया है और जो लाइन हमने उसमें पास करी है, उन सबके हम रेसिड्यूल्स को देखेंगे और RSS रेसिड्यूल सम ऑफ स्क्वायर मेजर करेंगे, और RSS कम से कम होना चाहिए। RSS यदि आपका कम है तो आपकी लाइन बेस्ट फिट लाइन है। देन वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बेस्ट फिट लाइन बाय मिनिमाइजिंग द RSS एंड फाउंड द ऑप्टिमल वैल्यूज ऑफ β0 एंड β1। तो ये भी अभी मैं आपको बताता हूँ क्या है। So we know that the best fit line is obtained by minimizing a quantity called the residual sum of squares, है ना, and we will now be introduced to the concept of cost function। अब cost function क्या होता है? देखिए, किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए हमें कोई ना कोई एक डेराइव वैल्यू चाहिए या कोई फंक्शन चाहिए। डेराइव वैल्यू यानी फंक्शन की वजह से स्पीड, है ना, वो भी क्या बताता है, डिस्टेंस ओवर टाइम, गाड़ी कितनी रफ्तार में चल रही है ना। हम एक अंदाज़ा लग जाता, 40 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है तो हम 2 घंटे में 80 किलोमीटर पहुंचेंगे। ये चीज़ है। इसी प्रकार से हर फंक्शन के लिए हर फंक्शन एक अपना अलग काम करता है। तो हम कॉस्ट फंक्शन की यहाँ बात कर रहे हैं, तो कॉस्ट शब्द यदि आप सुनते हैं तो आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें कॉस्ट क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए, तो आपको फ़ायदा होगा। तो कॉस्ट फंक्शन नाम इसलिए इसका दिया गया है कि ये हमेशा इसकी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए कॉस्ट फंक्शन की। हम कॉस्ट फंक्शन पे भी बात करेंगे, उसके पहले हम शुरू करते हैं इसको वाइट बोर्ड। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर रिग्रेशन। इसको पहले हम समझते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है। ये सबसे पहले तो हम देखें कि पहले मैं आई चेंज द कलर, हम इसको रेड कलर ले लेते हैं। ये हमारा ओरिजिन है और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रख रहे हैं, और वाई एक्सिस पे हम रख रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा x है। ठीक है, अब मैं यहाँ कुछ पॉइंट्स ड्रॉ करता हूँ। ये x और y के बीच में जो पॉइंट्स हैं स्कैटर प्लॉट में बना रहा हूँ, है ना, x की वैल्यू y की वैल्यू के जहाँ कोऑर्डिनेट्स मैच कर रहे हैं वहाँ मैंने ये पॉइंट्स डाल दिए। ठीक है, ये पॉइंट्स डाल दिए। अब ये पॉइंट्स के यदि मैं नाम आपको बताऊं, ठीक है, यदि हम पॉइंट्स के नाम देखें इधर
तो ये हमारा x1 होगा। यहाँ पर ये जो यहाँ से यदि मैं परपेंडिकुलर डालूँ तो ये x एक्सिस पे क्या वैल्यू आएगी, इसकी x1 आएगी, इस पॉइंट की क्या आएगी, x2 आएगी, है ना। ऐसे करके इस पॉइंट की x3 आएगी, है ना। इस प्रकार से पॉइंट है। y पे हम हाइट देखेंगे तो x1 के कोरस्पॉन्डेंस y कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ये हमारा y1 होगा, ठीक है। x2 के कोरस्पॉन्डेंस क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो ये y2 होगा। ऐसे ही x3 तो यहाँ y3 आएगा। इस प्रकार से ये पॉइंट आएंगे हमारे, है ना। अभी अपन इसको y1 y2 y3 ऐसे नहीं लिख रहा हूँ मैं इस हिसाब से मैचिंग के हिसाब से लिख रहा हूँ। अब हमें इसके बीच में हमें एक ट्रेंड दिख रहा है कि अपवर्ड है, और हम एक लीनियर लाइन इसके बीच फिट करना चाहते हैं। तो देखिए, अगर लीनियर लाइन वैसे आप फिट करेंगे तो क्या होगा कि जैसे मैं एक लीनियर लाइन फिट करता हूँ इसके बीच में, मान लीजिए ये एक लीनियर लाइन फिट कर रहा हूँ। वो लाइन ये हो सकती, कोई इसको बनाएगा, है ना, कोई क्या करेगा, नहीं साहब वो तो लाइन ये नहीं, ये है बेस्ट फिट लाइन, कोई बोलेगा नहीं ये वाली है बेस्ट फिट लाइन। तो कई लाइन बन सकती है इनको रिप्रेजेंट करने वाला, है ना, पर हमें बेस्ट फिट लाइन ढूंढना है। तो बेस्ट फिट लाइन का मतलब क्या होता है, पहले ये समझें, वो कैसे मेजर की जाती है कि ये बेस्ट फिट है या नहीं है। पहले हम इसकी बात करते हैं। तो ये जो पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है, कलर चेंज कर लूँ जरा, इसका ग्रीन कर लेता हूँ। ये जो पॉइंट है यहाँ, इस पॉइंट का नाम है y1, हाइट की बात कर रहा हूँ। इसकी जो हाइट है वो y2, इसकी जो हाइट है y3, इस प्रकार से, है ना। तो जो हमारी ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, वहां पर जो हमारा मॉडल, हमारा रिग्रेशन एनालिसिस ने लाइन वो करिए, तो हमारा ये रिग्रेशन एनालिसिस ये बोल रहा है कि y1 यहां नहीं, यहां होना चाहिए। क्या बोलता है, ये यहां होगा y1। तो ये प्रिडिक्टेड है, तो इसको बोलेंगे केप y1, केप लग जाएगा। ये एक्चुअल y1 है रियल, और ये इसका केप y1। ऐसे ही ये हुआ आपका केप y2, ये हुआ आपका केप y3, तो ये y1 इसका केप y1, और ये नीचे x1 है। तो अब यदि हम इसको देखें, इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, रियल और प्रिडिक्टेड के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है, मतलब ये उस प्रकार से ये लाइन सभी पॉइंट से तो होके नहीं जा सकती, स्केटर्ड है। तो हमें ये जो इनके बीच का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कहलाता है एरर, ठीक है, एरर टर्म। तो ये जो एरर है, इस एरर को, ये जो एरर आ रही है यहां से यहां तक, इसको मैंने E1 मान लिया। ये एरर जो आ रही है इसको E2 मान लिया, और ये E3। ऐसे करके मुझे n नंबर्स हैं तो n एरर्स मिल जाएंगी, ठीक है। इज इट क्लियर? तो E जो है EI, दैट इज YI माइनस केप YI, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड के डिफरेंस को हम एरर बोलते हैं। अब कुछ एरर यहाँ पे ऊपर साइड है और कुछ एरर नीचे साइड है इस लाइन के। तो यदि मैं YI माइनस केप YI करूंगा तो ये वाली तो पॉजिटिव होगी, पर ये वाली मेरे पास नेगेटिव आएगी, क्योंकि Y2 कम है और केप Y2 बड़ा है। ऐसे ही कुछ नेगेटिव आएंगे, कुछ एरर पॉजिटिव आएंगी। अब यदि मैं कॉस्ट फंक्शन की बात करूं कि हम किस चीज़ से डिसाइड करेंगे कि ये बेस्ट फिट लाइन है, जिस हम हर लाइन पे कॉस्ट फंक्शन मेजर करेंगे और जिसमें सबसे कम वैल्यू आएगी वो हमारी बेस्ट फिट लाइन होगी, एक सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि समेशन ऑफ EI इट शुड एड स्मॉलर एज 0, 0 के करीब होना चाहिए, मतलब कम होनी चाहिए, 0 के इक्वल नहीं बोल रहा हूँ मैं बात,
पर ये दो कंडीशन में जीरो के इक्वल हो सकती है। पहली कंडीशन कि ये सब पॉइंट जो एक्चुअल वाले पॉइंट्स हैं, ये यदि एक स्ट्रेट लाइन में होते तो यही ट्रेंड लाइन पे होते, तो इनका E1, E2, E3, E4, E5, E6 सब क्या होता, जीरो हो जाता है ना। जब जीरो हो जाता तो समेशन भी जीरो हो जाता। एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये पॉइंट कैसे भी स्केटर्ड है, ऊपर के एरर का सम जो कि पॉजिटिव आ रहा है और नीचे की एरर का सम जो कि नेगेटिव आ रहा है, यदि ये दोनों सम इक्वल होते हैं ऊपर और नीचे के पॉइंट के, हालांकि कोई भी पॉइंट लाइन पे नहीं है, कुछ पॉइंट उस लाइन के ऊपर है, कुछ पॉइंट उस लाइन के नीचे हैं, पर इन दोनों की वैल्यू सेम है समेशन की, ऊपर के पॉइंट का सम और नीचे के पॉइंट का सम, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। माइनस होगा तो ये इस कंडीशन में भी जीरो आ सकता है कि कोई भी पॉइंट लाइन पे नहीं है पर वो समेशन ऑफ EI जीरो है। तो आप क्या उसको बेस्ट फिट लाइन मानेंगे कि भाई ये पॉइंट तो बहुत स्केटर्ड है, तो वो भी बेस्ट फिट लाइन नहीं होगी, तो ये हमारा कॉस्ट फंक्शन नहीं हो सकता। अब कॉस्ट फंक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, है ना। तो पहला जो कॉस्ट फंक्शन है उसको बोलते हैं RMAC। RMAC का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर एरर। रूट मीन स्क्वायर एरर। अब रूट मीन स्क्वायर एरर क्या है, अब रूट मीन स्क्वायर एरर क्या है, यहां जो हम YI कर रहे हैं माइनस के YI, इनको स्क्वायर करेंगे तो जो नेगेटिव वाले हैं ये भी सब पॉजिटिव हो जाएंगे, नीचे वाले, ऊपर वाले तो पॉजिटिव हैं, स्क्वायर करने पे तो नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आना है, तो ये पॉजिटिव हो गए। और फिर हम इसका समेशन करेंगे और n से डिवाइड करेंगे, तो मीन ऑफ स्क्वायर एरर, एरर का स्क्वायर किया और n से डिवाइड किया तो क्या हो गया, मीन हो गया, मीन ऑफ स्क्वायर एरर। और इसका फिर स्क्वायर रूट ले लिया, इसी को बोलते हैं RMAC, रूट मीन स्क्वायर एरर। ये जितना कम होगा लाइन का, वो लाइन हमारी बेस्ट फिट लाइन होगी। अब ये तो बात हुई कि मल्टीपल लाइन बना के हम इसको निकाल रहे हैं, ठीक है। एक दूसरा मेजर होता है R स्क्वायर, जिसको कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बोलते हैं। ये भी अभी अब हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा लेट करेंगे इसको, मैंने अभी खाली इंडिकेट कर दिया है कि दो मेजर होते हैं। जो RMAC है ये हमारा एब्सोल्यूट मेजर है, और R स्क्वायर जो है वो हमारा रिलेटिव मेजर है। अब एब्सोल्यूट मेजर यानी इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनाइट, मतलब ये तो स्क्वायर रूट में तो नेगेटिव पॉजिटिव होगा, तो माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट में कहीं भी हो सकती है। पर R स्क्वायर जो है, क्योंकि वो कॉफिशेंट है, कॉफिशेंट हमेशा रिलेटिव मेजर होते हैं, कॉफिशेंट की एक रेंज होती है, तो इसकी रेंज होती है आपके R स्क्वायर की 0 से 1 के बीच में। 0 से 1 के बीच में रेंज होती है, ठीक है। यह भी R स्क्वायर को समझेंगे हम, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन समझेंगे, पर उसके पहले कुछ और चीज़ें समझना जरूरी है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया कि हाँ भाई रूट मीन स्क्वायर एरर कैसे होता है। कॉस्ट फंक्शन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कॉस्ट फंक्शन जो है वो एक RMAC होता है, एक R स्क्वायर होता है। ये दो कॉस्ट फंक्शन मेजर, और भी बहुत हैं, 5-7 कॉस्ट फंक्शन होते हैं इसमें, पर हर एक की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई भी एक कॉस्ट फंक्शन से आप डिटरमाइन कर सकते हैं बेस्ट फिट लाइन है या नहीं, ठीक है। अब बेस्ट फिट लाइन का एक और मतलब आप समझे कि मतलब ये जो सबका समेशन आ रहा है कम आ रहा है, मतलब ये लाइन सभी पॉइंट्स के करीब से गुजर रही है, मतलब यही हुआ, ये उसी को बेस्ट फिट लाइन बोलेंगे। ऐसा नहीं कि किसी पॉइंट के बहुत दूर से गुजर रही है, किसी पॉइंट के बहुत करीब से गुजर रही है, ये नहीं। मतलब एक एवरेज डिस्टेंस, मिनिमम एवरेज डिस्टेंस पे वो सब पॉइंटों से गुजर रही है, ठीक है, कोई बेस्ट फिट लाइन होती है। आगे बढ़ते हैं।
अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ। वापस हमें ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि ये सेशन लंबा जाने वाला है, इसके एक वीडियो में कवर नहीं होने वाला, ये इसके बहुत से सेशन होने वाले हैं, है ना। लीनियर रिग्रेशन बहुत आसान नहीं है समझना और इसके हर बारीकियों को समझना खास करके, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। वाई डिपेंडेंट है, एक्स इंडिपेंडेंट है, ये हम पहले ही देखें। तो इसको हम आई वी लिख देते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको डी वी लिख देते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल शॉर्ट में। और यहाँ मैं ड्रॉ करता हूँ एक लाइन जिसको मैं ले लेता हूँ रेड कलर से, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसके एरो भी बना देता हूँ क्योंकि लाइन जो है वो इन्फिनाइट होगी, हमेशा इन्फिनाइट होएगी। अब मैं कुछ पॉइंट ड्रॉ करता हूँ डिफरेंट कलर में और मैं कलर ले लेता हूँ इसमें ग्रीन। चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि जो लाइन का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, जिससे कि हम रिग्रेशन लाइन के इक्वेशन के जितने भी मॉडल हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं उसी बेस पे। तो पहले हम इस इक्वेशन को बनाना सीखें कि इक्वेशन बनती कैसे है ना। देखिएगा यहाँ पर ये एक ए पॉइंट है और ये एक बी पॉइंट है, और यहां से मैं एक परपेंडिकुलर कलर चेंज कर लेता हूं परपेंडिकुलर के लिए। यहां से एक परपेंडिकुलर ये डाला मैंने एक्स एक्सिस पे, ठीक है। दूसरा परपेंडिकुलर यहां से मैंने यहां डाला एक्स एक्सिस पे, ठीक है। और एक मैंने ए से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इनको कुछ नाम दे देते हैं। ये P और Q नाम दे दिया मैंने और ये R दे दिया, ठीक है। ये एक परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये जो कोऑर्डिनेट है ए पॉइंट के, ये कोऑर्डिनेट है मेरे x1 y1। क्या कोऑर्डिनेट है? x1 और y1। और ये कोऑर्डिनेट मेरे हैं x2 और y2। मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस x1 है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x2 है, x एक्सिस के अलोंग देखें तो। y एक्सिस के अलोंग देखें तो ये जो पूरा हाइट है ये y2 है और ये वाली हाइट मेरी y1 है। गॉट इट? अब ये वाली हाइट है तो ये भी y1 होगी कि नहीं होगी? यहां से r3, तो बी आर जो हुआ मेरे पास y2 माइनस y1 हुआ कि नहीं हुआ? y2 माइनस y1। और ए आर मेरे पास x2 माइनस x1 हुआ कि नहीं हुआ? ये x2 माइनस x1 हो गया यहां से यहां तक और यहां से यहां तक y2 माइनस y1। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये इसका बेस है और ये इसका परपेंडिकुलर है, क्योंकि मैं जो एक्स एक्सिस के साथ ये थीटा बना रहा है एंगल, इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, ठीक है। मैथ्स वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें आराम से समझ में आ जाएगा। नॉन मैथमेटिक्स के लिए भी मैं इसलिए इक्वेशन बना के बता रहा हूँ कि वो भी इस बेसिक कंसेप्ट को समझ पाए लीनियर रिग्रेशन के। नहीं तो मैं चाहता डायरेक्ट इक्वेशन लिख देता y इज इक्वल टू mx प्लस c, है ना। उससे बेटर है कि आप पहले समझें कि इक्वेशन बनी कैसे, ठीक है। तो ये जो
अपना स्लोप है, स्लोप क्या कहलाएगा? देखिए कि एक टेन थीटा होता है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है? यहाँ पे बी आर है और बेस क्या है? ए आर। बी आर कितना है मेरे पास? y2 माइनस y1 और ए आर कितना है? x2 माइनस x1। ये हुआ ना? इज इट क्लियर? तो ये स्लोप हो गया और इसी को हम m बोलते हैं। m इज इक्वल टू टेन थीटा। अब हम एक वेरिएबल पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, जिसको मैंने s नाम दिया। ये कहीं भी हो सकता है, वेरिएबल पॉइंट पूरी लाइन पे मूव कर रहा है और इसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई। तो यदि मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालूं इससे, तो यहाँ मेरे पास ये ट्रायंगल मिल रहा है। तो स्लोप तो सेम रहेगा ना, थीटा तो सेम रहने वाला है। तो ये जो है एस टी पॉइंट हो गया। तो एस टी जो होगा मेरे पास वो होगा y माइनस y1 और ए टी जो होगा वो होगा x माइनस x1। तो यहाँ भी जो टेन थीटा होगा वो परपेंडिकुलर अपन बेस एस टी ओवर ए टी। y माइनस y1 ओवर x माइनस x1। तो ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं है? टेन थीटा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इन दोनों को। अब ये मेरी इक्वेशन 1 है, ये मेरी इक्वेशन 2 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 बराबर होगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये हो गया। अब x माइनस x1 को मैं उधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो y माइनस y1 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 और x माइनस x1। यहाँ तक समझ में आ गया? अब इस y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? m लिख सकता हूँ, क्योंकि m के बराबर है। तो मैं यहाँ इसको m लिख देता हूँ। देखिएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब मान लीजिए ये वेरिएबल पॉइंट था मेरा, है ना? ये s मेरा वेरिएबल पॉइंट था। इस वेरिएबल पॉइंट को मान लीजिए s यहाँ आ गया, s डेस, और यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x बराबर 0 होगा और y बराबर यहाँ से यहाँ तक की हाइट मैं c मान लेता हूँ, जिसको हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस एट ओरिजिन, है ना? 0 c। तो यहाँ पर यहाँ y1 की जगह मैं c लिख दूंगा, क्योंकि y1 c है, और x1 की जगह में 0 लिख दूंगा। तो क्या हो जाएगा? ये mx हो गया और ये y है, और c को मैं इधर ट्रांसफ़र कर दूंगा तो प्लस c। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाती है। फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यही फॉर्म का हम उपयोग लीनियर रिग्रेशन में मॉडलिंग में करते हैं। अब होता यह है कि m, इसको हम लिखते कैसे हैं? पहले मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, इस तरीके से लिखते हैं, और कुछ। अब यहाँ y जो होता है, क्योंकि लाइन पे है, एक्चुअल नहीं है ना? तो y इज इक्वल टू सी की जगह हम लिखते हैं बीटा 0 जो इंटरसेप्ट होता है, और स्लोप जो होता है वो वही लिखते हैं। स्लोप को हम m की जगह b1 दे देते हैं, b1 x, कॉफिशेंट ऑफ x जो आपका वेरिएबल है इंडिपेंडेंट, उसका कॉफिशेंट b1 है, और इंटरसेप्ट जो है वो बीटा 0 है, मतलब बीटा 1 बीटा 0, b1 नहीं, बीटा 1 बीटा 0। ये हमारी
इक्वेशन होती है, पर लाइन की इक्वेशन इसको भी नहीं बोलेंगे, इसलिए यहाँ पर अपन लाइन की इक्वेशन ठीक है, पर जब हम प्रेडिक्शन की बात करते हैं, हमारे जो पॉइंट इंटर्स स्केटर्ड हैं दोनों तरफ लाइन के, हम उसके लिए जब बेस्ट फिट लाइन कर रहे हैं तो ये लाइन हमें खाली प्रेडिक्शन देगी। यदि आप y के इक्वल लिखना चाहोगे तो y इज इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 x1 प्लस एप्सिलॉन। ये क्या करता है कि जो एरर है ना, जितनी एरर आ रही है पॉइंटों के बीच में जब हमारे पॉइंट स्केटर होते हैं, तो वो एरर को एडजस्टमेंट है। सो दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन और दिस इज द प्रेडिक्शन थ्रू द लाइन। ओके, कि वहाँ प्रेडिक्ट करेगा कि वहाँ क्या होगा। तो ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन की हमने बात करी, इस प्रकार से ये उसकी इक्वेशन होती है और इसके थ्रू हम मालूम कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ और इसके बाद हम आज का सेशन फिर वाइंड अप करेंगे और फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग देखेंगे चीज़ों को। यहाँ देखिएगा क्या होता है कि डेटा एनालिस्ट जो हैं और जो स्टैटिस्टिशियन है, दोनों में थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है एक चीज़ को लेके, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो जो RSS बोलते हैं, रेसिडुअल ऑफ सम ऑफ स्क्वायर, वो एरर टर्म को ही वो चीज़ बोलते हैं, जबकि एरर टर्म को हम लोग बोलते हैं SSE। स्टैटिस्टिशियन क्या बोलते हैं? SSE, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर। और RSS को हम लोग बोलते हैं SSR। जो RSS वो लोग पढ़ते हैं वो एरर टर्म को बोल देते हैं। SSR सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल। तो रेसिडुअल अलग चीज़ होती है ना, वो SSE अलग चीज़ होती है, वो SSE को RSS बोलते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है। तो वो बेसिक चीज़ आप समझें कि भाई SSR क्या होता है और SSE क्या होता है और SST क्या होता है और R स्क्वायर कैसे मेजर किया जाता है, जो कि हमारा कॉस्ट फंक्शन है ना, रिलेटिव कॉस्ट फंक्शन है। तो आप RMSE से नहीं पता कर सकते कि आपका मॉडल कितना अच्छा है, क्योंकि उसकी वैल्यू माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट आएगी। आपको तो RMSE मिलेगा आउटपुट में किसी भी सॉफ्टवेयर में। तो RMSE मान लो 2500 वैल्यू आई, तो आप कैसे डिटरमाइन करेंगे कि हमारी बेस्ट फिट लाइन बहुत अच्छी है? उसको आप मेजर ही नहीं कर सकते ना प्रॉपर तरीके से। तो यदि रिलेटिव मेजर होगा 0 से 1 के बीच में, तो 1 पे बहुत अच्छा माना जाता है, और 0 के करीब R स्क्वायर है तो वो आपकी बेस्ट फिट लाइन उतनी अच्छी नहीं है, इतनी इन्फॉर्मेटिव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम समझते हैं इन चीज़ों को। अब जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है ना, ये पॉइंट है एक्चुअल पॉइंट YI। ये मेरी लाइन है, रिग्रेशन लाइन, और ये प्रेडिक्ट कर रहा है केप YI। इस पॉइंट का प्रेडिक्शन यहाँ आ रहा है। ठीक है, और जितनी भी Y वैल्यूज़ हैं मेरी, मतलब यहाँ बहुत सारी X हैं, यहाँ बहुत सारे Y हैं, समझने के लिए अपन ने वो सब वैल्यू नहीं लिखी। तो उन सब का जो मीन आ रहा है, Y का जो मीन आ रहा है वो यहाँ आ रहा है। तो Y का मीन पूरे X के अलॉन्ग क्या रहेगा? हमेशा पैरेलल रहेगा X एक्सिस के। मीन कभी चेंज थोड़ी होगा, मीन तो वही रहने वाला है, मीन वैल्यू तो वही रहेगी Y की। अब X की कुछ भी वैल्यू लो, Y की वैल्यू वही, मीन वही रहने वाला है। तो ये हमारी मीन लाइन हो गई। ठीक है, अब YI माइनस केप YI, ये तो एरर हुई भाई, आपका एक्चुअल ये है और हमारा प्रेडिक्शन यहाँ आ रहा है, तो ये हमारी एरर हुई है ना, जिसको हम E बोलते थे, ये मैंने पिछले से आगे पीछे इसी सेशन में बताया था E है। तो ये जो चीज़ है YI माइनस केप YI, इसका स्क्वायर करके समेशन करते हैं, इसको बोलते हैं सम ऑफ स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर किसका? एरर का। ठीक है, फिर ये हमारी मीन लाइन है, और मीन लाइन और प्रेडिक्शन के बीच का जो डिफरेंस आता है केप YI माइनस Y बार यानी मीन, इनका जो डिफरेंस होता है वो ये है। तो इसके डिफरेंस के स्क्वायर के सम को सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल बोलते हैं। गॉट इट? यहाँ रेसिडुअल है। डज इट मेक सेंस टू यू? तीसरी चीज होती है SST। SST क्या होता है कि जो हमारा एक्चुअल है, जो हमारी मीन लाइन है,
यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस या डिफरेंस, तो वाई आई माइनस वाई बार, तो वाई आई माइनस वाई बार सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल, ये टोटल को रिप्रेजेंट करेगा। ये तीन चीज़ें हुई। तो जो इक्वेशन बनती है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर प्लस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल, मतलब इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर इसका स्क्वायर का सम होगा, ये इक्वेशन बनती है। अब आर स्क्वायर को हम समझें, आर स्क्वायर क्या है, एक रेशियो है। आर स्क्वायर शोज द गुडनेस ऑफ मॉडल, गुडनेस ऑफ मॉडल कितना अच्छा है ये बताता है। इन अदर वर्ड्स व्हाट परसेंटेज ऑफ वेरिएबिलिटी कैन बी एक्सप्लेन इन माई रिस्पॉन्स एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिडिक्टर्स। प्रिडिक्टर्स का मतलब होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो ये बताता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो कितने अच्छे तरीके से प्रेडिक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना, कितना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं उसको एक्सप्लेन करने में, ये इसका मतलब हुआ। तो आर स्क्वायर जो है वो कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है। एक्चुअली आपने कोरिलेशन कॉफिशिएंट पढ़ा होगा, स्मॉल आर, है ना, वो होता है कोरिलेशन कॉफिशिएंट, और इसका स्क्वायर करते हैं तो ये कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कहलाता है। अब ये कैपिटल आर स्मॉल आर में क्या डिफरेंस है कि स्मॉल आर तो दो वेरिएबल के बीच की बात करता है, कैपिटल आर आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ज़्यादा हैं, तो आप कैपिटल आर यूज़ करते हो, उसको सबका एक्युमुलेटिव बताता है रिलेशन किसके साथ, टारगेट वेरिएबल के साथ, डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, तो इसलिए हम कैपिटल आर लेते हैं। तो आर स्क्वायर ये हुआ आपका वही कोरिलेशन कॉफिशिएंट, और इसका स्क्वायर कर दिया तो कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, इसलिए हम इसको कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बोलते हैं। यहाँ मैंने लिखा है ऊपर, ठीक है। और ये गुडनेस ऑफ मॉडल बताता है, जो आपका एनालिसिस का मॉडल बना है वो कितना अच्छा है। अब यदि मैं यहाँ आर स्क्वायर जो होता है उसका निकालने का तरीका वो भी है, अब वो लेंदी प्रोसेस है, जो हम मैनुअल कॉफिशिएंट निकालें और ये सब करें, तो उसका एक सिंपल तरीका यही होता है, एस एस आर ओवर एस टी, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल ओवर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल। अब ये लोग क्या करते हैं, एस एस आर को ही एरर मान रहे हैं दूसरे डेटा एनालिस्ट, है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। वो एस एस आर को यहाँ लिख देते हैं, 1 माइनस एस एस आर ओवर आर एस एस बोलते हैं वो लोग, रेसिडुअल ऑफ सम ऑफ स्क्वायर, तो वो लोग यहाँ लिख देते हैं आर एस एस ओवर टी एस एस, इसको वो लोग टी एस एस बोलते हैं, हम लोग एस एस टी बोल रहे हैं, स्टेटिस्टिशियंस इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ है एस एस आर, यदि मैं एस एस आर की बात करूँ तो एस एस आर क्या होगा, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा वहाँ जाके, तो एस एस टी माइनस एस एस सी हो जाएगा कि नहीं, है ना। एस एस आर क्या होगा, एस एस टी माइनस एस एस सी, तो देखिएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस एस टी माइनस एस एस ई ओवर एस एस टी। अब आर स्क्वायर क्या हुआ, एस एस टी ओवर एस एस टी माइनस एस एस सी ओवर एस एस टी, ये कट के 1 हो गया, 1 माइनस एस एस ई ओवर, सॉरी क्यों नहीं हो रहा है ये भी, एक सेकेंड, इसको मैं यहीं क्रॉस करता हूँ, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, एस एस टी से एस एस टी डिवाइड हो गया तो 1 आ गया वहाँ, 1 माइनस एस एस ई ओवर एस एस टी इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो यही हुआ आर स्क्वायर 1 माइनस एस एस ई ओवर एस एस टी। वहाँ आपको फॉर्मूले दूसरी जगह आर एस एस ओवर टी एस एस मिलेगा, ठीक है, उससे आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली वो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल होता है, 1 माइनस करके, इससे आर स्क्वायर पता चलता है। हालांकि ये सब आपको मॉडल में ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर देगा, ठीक है। आर स्क्वायर का वैल्यू
मैं जैसा बताया हूँ 0 से 1 के बीच में होगा। अब इस चीज़ को समझते हैं। इफ़ SSR इज़ 0, SSR का मतलब है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल, मतलब यदि ये 0 हो जाता है, यदि ये मीन लाइन यहाँ से जा रही होती तो ये 0 हो गया। 0 हो गया तो SST जो है यही SST हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक क्या है SSE, दोनों बराबर हो गए। ओके, तो यदि मैं इसको लिखूं R स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस मेरा क्या है SSE, SSE कितना है 1, सॉरी SSE को SSE लिखता हूं मैं, SSE ओवर SST, SST दोनों बराबर है तो इसको भी मैं SSE लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, जब इक्वल है तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 R स्क्वायर आएगा। यदि आपका SSE बराबर है SST के तो ये 0 हो जाएगा। R स्क्वायर मतलब आपका मॉडल सही नहीं है। इज इट क्लियर? यदि SSR इज इक्वल टू SST, यदि हमारा ये SSR ये वाला और ये पॉइंट यहाँ ना होके यहीं आ जाए, यहाँ जाए, ये पॉइंट कौन सा, ये पॉइंट यहाँ गया, तभी तो हमारा जो SSR है ये यहाँ से यहाँ तक क्या SSR है, और यही SST भी होगा क्योंकि हमारा SSE 0 हो गया, कोई भी एरर नहीं है, ये 0 हो गया क्योंकि ये पॉइंट यहाँ आ गया। तो जब ये 0 हो गया तो कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे लिए, अब देखिएगा ये भी बहुत आसान है। मैं इसको थोड़ा सा कलर डिफरेंट लेके या यहीं बता देता हूँ इसमें। तो R स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस SSR इज इक्वल टू SST। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं SSE ओवर SST। तो SSE क्या हो गया यहाँ पे 0 हो गया कि नहीं हो गया, और SST को हमने यही रख दिया। तो 0 ओवर SST क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 1 माइनस 0 R स्क्वायर इज इक्वल टू, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जब आपकी एरर 0 होगी तो R स्क्वायर उसका आपका मैक्सिमम होगा 1 वैल्यू, मतलब 1 अच्छी बात है ना, गुड फिट मॉडल है। तो R स्क्वायर हमेशा 0 या 1 के बीच में होगा, इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आज हमने ये समझा कि जो कॉस्ट फंक्शन है दोनों RMAC और R स्क्वायर दोनों को समझा है। कल हम इसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि बहुत लंबा सेशन हो गया है, और आगे चीज़ें समझेंगे। एजम्पशंस भी होते हैं, लीनियर रिग्रेशन के कुछ एजम्पशंस होते हैं वो फॉलो करना पड़ते हैं, कुछ और चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो कल के सेशन में अपने ये लीनियर रिग्रेशन पूरा फिनिश हो जाएगा, फिर अपन आगे बात करेंगे फैक्टर एनालिसिस और प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के बारे में। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं वाइंड अप करते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आपका सेशन आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो ज़रूर लगा होगा। जो नॉन मैथमेटिशियन हैं उनके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होएगी इसमें, बट इसको 2-3 बार आप देखेंगे आपको समझ में आएगा, है ना। और यदि आपको मेरे सेशन पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फ्री स्टडी मटेरियल के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस फॉर्म को फिलअप करें जिससे आपके मेल पर आपको ट्राइब लिंक आ सके और वहाँ से आप मटेरियल स्टडी का डाउनलोड कर सकें। तो धन्यवाद।